गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके कक्षा 8 का पाठ 3 कोयला और पेट्रोलियम के लघु प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो अक्षय जो शब्द है इसी से आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका क्षय नहीं होता है। तो अक्षय शब्द से मतलब क्या है कि जिनका क्षय नहीं होता है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो सूर्य का प्रकाश ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और दूसरा, आपने वायु बहते हुए देखी होगी, तो वायु भी जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कभी ख़त्म होने वाले संसाधन नहीं हैं। ठीक है, तो संसाधन शब्द भी जैसे बच्चों इसमें बार बार यूज़ हो रहा है, तो संसाधन शब्द का भी एक बार मीनिंग जान लीजिए कि ऐसे कोई भी पदार्थ या वस्तु, चीज़ या उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं जो कि किसी न किसी काम में मनुष्य के आते हों। ठीक है, तो उन्हें हम सभी जो पदार्थों को क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक, तो जो प्रकृति रूप से हमें मिलते हैं, मतलब जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाले। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसके उल्टा है कि पूछा गया है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे संसाधन होंगे जो कि समाप्त हो सकते हैं। कौन से संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो वन होते हैं, है ना, वनों में से लोग पेड़ों को काटते रहते हैं, तो काटने से क्या होगा, वन ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से जैसे हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते होंगे आपके घरों में, गाड़ी में या स्कूटी वगैरह में, है ना। तो वो पेट्रोल जो है क्या आपकी गाड़ी में हमेशा चलता रहता है, नहीं चलता ना, वो ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होकर दोबारा डलवाना पड़ता है। तो इसी तरह से पेट्रोल के जो हमारे पास संसाधन हैं वो भी सीमित मात्रा में हैं, वो भी किसी दिन ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम कह सकते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अब यहाँ इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। कैसी मात्रा में उपस्थित हैं बच्चों, सीमित मात्रा में, कि एक लिमिट में है, उनको अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन मानवीय क्रियाकलापों मतलब मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे, तो मनुष्य द्वारा करने पर कोई कार्य, जैसे हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, है ना, तो ये मनुष्य द्वारा किया गया क्रियाकलाप है। या वन है, वनों को हम लोग काट लेते हैं, अपने फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो ये मानवीय क्रियाकलाप है। इन क्रियाकलापों द्वारा जो समाप्त हो सकते हैं उनको हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। वन हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, वन्य जीव हो गए, जैसे जंतु आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ जंतु आज हमारे यहाँ पर मिलते भी नहीं, लुप्त प्राय हो चुके हैं, है ना। तो इसी तरह से वन्य जीव भी जो हैं वो क्या हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इसमें और आगे एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये सब कैसे संसाधन है, समाप्त होने वाले। ठीक है बच्चों, तो आगे अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन, देखो वो ईंधन का मतलब तो आप सभी समझते होंगे ना, कि जैसे हम लोग अपने कार्यों के लिए, मतलब जलाने के लिए जिनको प्रयोग करते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं पदार्थ, उनको हम ईंधन कहते हैं। जैसे घरों में आपकी मम्मी अगर कभी चूल्हा वगैरह जलाते हैं या गैस ही जलाते हैं ना, तो वो ईंधन जो है, जैसे हमारे लिए एलपीजी फिर ईंधन का काम करेगी, क्योंकि आपकी सिलेंडर जो होते हैं घरों में उनमें एलपीजी गैस भरी होती है ना, तो या लकड़ी चूल्हे में जलाई जाती है, तो वो लकड़ी भी ईंधन है। ठीक, तो ऊष्मा और ऊर्जा जिन पदार्थों से हमें मिल रहा है तो उनको हम कहते हैं ईंधन। तो जीवाश्मी ईंधन क्या हुए, देखो जीवाश्मी, देखो शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ जीवों का अवशेष होगा। ठीक है,
तो ऐसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, मतलब कभी जो सजीव जो होते हैं वो मर गए होते हैं, तो उनसे जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कार्बनीकरण किसे कहते हैं। अब देखो कार्बनीकरण में नाम से ही पता चल रहा है कुछ कार्बन होगा इसमें ज़रूर। ठीक है, तो जो कोयला होता है, क्या बच्चों, कोयला जो होता है उसमें मुख्य रूप से कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो कोयले के बनने की प्रक्रिया को, कोयला जब बनता है वो बहुत धीरे धीरे बनता है, तो कोयले के बनने का जो प्रक्रम होता है, बनने का प्रक्रम जो है उसी को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें परिभाषा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखी हुई है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। मृत वनस्पति, कौन सी वनस्पति, मृत वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मतलब मृत वनस्पति के जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वह धीरे धीरे धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आगे देखो, ये कोयला जो है इसका चित्र दिखाया हुआ है। ये कोयला आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये है कोयला, ये आपकी जो बुक है उसी का चित्र है। आगे देखते हैं। आगे देखो, अब ये जो कोयला है इसके जो हमें प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है हमें कोयला, आप लोगों ने सुना होगा कोयले की खान से प्राप्त होता है ना। तो ये चित्र में यहाँ पर कोयले की खान को दिखाया हुआ है। ठीक, तो ये जो है ये क्या है बच्चों, ये है कोयले की खान। ठीक है, ये चित्र जो है ये किसका है, कोयले की खान का है। यहाँ पर ये कोयला निकाल कर, और ये देखो ये गाड़ियों में, ट्रकों में भर दिया जा रहा है, जहाँ से ये सभी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे यही दिया हुआ है क्वेश्चन कोयले के बारे में कि कोयले के प्रक्रमण से, मतलब प्रक्रमण क्या होता है कोयले का, कि कोयला जब निकाल लिया जाता है तो उसके बाद उसको और भी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। ठीक है, तो वो जो उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनसे उनसे गुजारा जाता है उनको प्रक्रमण कहते हैं। और उन प्रक्रियाओं से क्यों गुजारते हैं, क्योंकि उनसे अलग अलग जो उत्पाद हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो जो उपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं कोयले के प्रक्रमण से, उनका नाम क्या है। तो उनके नाम के बारे में एक बार देख लेते हैं कि देखो, जैसे ये एक रेखा चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये कोयले हैं जैसे, या फिर इसे आप कोयला लिख सकते हैं, कोयला। ठीक है, तो कोयले से मुख्यतः हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, कोयला जब अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है तो हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो उसमें एक होता है ठोस रूप में। ठीक है, जो ठोस रूप में प्राप्त होता है उसको कहते हैं कोक। क्या कहते हैं बच्चों, कोक। ठीक है, और एक हमें प्राप्त होता है तरल रूप में या द्रव्य रूप में, जिसे हम लिक्विड भी कह सकते हैं, वो होता है कोलतार। ठीक है, वो क्या है बच्चों, कोलतार। कोलतार हमें द्रव रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक गैस रूप में भी तीसरा जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वो हमें गैस रूप में प्राप्त होता है। और जो ये गैस रूप में जो हमें प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कोयला गैस। ठीक है, क्योंकि वो कोयले से प्राप्त हो रही है तो इसीलिए उसका नाम भी कोयला गैस रख दिया गया है। ठीक है, तो ये कोयला गैस। तो देखो बच्चों आप लोगों ने कि कोयला जो है उसके प्रक्रमण द्वारा हमें 3 तरह के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठोस, तरल, द्रव। मतलब ठोस, तरल या फिर गैसीय रूप। तो जो ठोस रूप में जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम है कोक। उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कोक। ठीक है, तो ये कोक। और जो हमें तरल रूप में प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कोलतार, और जो हमें गैसीय रूप में प्राप्त होता है वह है कोयला गैस। ठीक, तो ये तीनों पदार्थ हमें कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, इसी के बारे में पूछा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पर देखो चित्र की मदद से भी तुम्हें ये पहचान करवाने की कोशिश की गई है कि ये जो ऊपर चित्र जो दिया हुआ है, ये वाला जो चित्र है ये है आपका कोलतार का। ठीक है, तो उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा जो कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त हुए उनका नाम क्या क्या है? कोक, कोलतार और कोयला गैस, है ना। तो ये है कोलतार, और ये जो नीचे चित्र दिया हुआ है ये है कोक का। ये सारे ये जो हैं ये कोक हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ पर ये कोक जो है थोड़ा कोयले जैसा दिख रहा होगा, पर इनमें थोड़ा अंतर होता है। कोक जो होता है वो बहुत सरंध्र होता है, सरंध्र मतलब छिद्रयुक्त होता है। ठीक है, और कोयला इतना छिद्रयुक्त नहीं होता है। ठीक, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कोक के बारे में ही बताया हुआ है कि कोक क्या होता है, तो इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कोक क्या होता है। अब देखो यहाँ लिखा है कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। देखो बच्चों, जो हम लोगों ने कोयला जो लिया है, कोयले से ही ये हमें कोक मिला है। उसका मतलब कि जब हमने उसको कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा जलाया गया है, गुजारा गया है, तो वो जो हमें पदार्थ मिला है वो कोक है। तो उस कोक में कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। वो मतलब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कोयले में होती हैं, वह इम्प्योरिटीज़ इसमें लगभग ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए कार्बन का यह शुद्ध रूप है। ठीक है, तो कोक का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं कि कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, इस्पात मतलब लोहा जो है उसको जब बनाया जाता है तो उसकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मील्स होती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। किसको? कोक को। ठीक है, और साथ में बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कोक के बारे में हो गया कि कोक जो है एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है कोक, और इसका उपयोग जो होता है वो इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे कोलतार के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलतार क्या है। अभी आपने पिछला जो चित्र था उसमें देखो, ये जो चित्र दिया हुआ था यहाँ पर, इस चित्र में आपने पिछले चित्र में यहाँ पर ये देखो, ये कोलतार जो है इसका चित्र दिया हुआ है, ये आपने देखा है कि ये कोलतार है। ठीक है, तो अब इस कोलतार के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कोलतार एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो आगे देखें कोलतार क्या है, यही क्वेश्चन है कि कोलतार क्या है। तो कोलतार जो है एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का बच्चों? लगभग 200 पदार्थ इसके अंदर मिश्रित होते हैं, है ना। तो कोलतार से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक, तो अब आप देखो कि ये जो कोलतार हमें कहाँ से मिला था? कोयले के प्रक्रमण से मिला था। अब यही कोलतार, इसके अंदर भी 200 लगभग पदार्थ मिले हुए हैं। तो अब उन 200 पदार्थों को जब अलग अलग निकाला जाता है तो उन पदार्थों को बहुत सारी चीज़ों में, हमारे दैनिक उपयोग में, मतलब रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कोलतार से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम आंसर कि कोलतार से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग निम्न पदार्थों के निर्माण में होता है। पहला, संश्लेषित रंग। संश्लेषित रंग जैसे हम लोग पेंट वगैरह बनाए जाते हैं, अपने घरों में पेंट करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल मतलब संश्लेषित रंग जो है उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों? कोलतार का। ठीक है, औषधि निर्माण में भी करते हैं, विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है, सुगंधित पदार्थों के रूप में किया जाता है, प्लास्टिक के रूप में किया जाता है, पेंट तो हम लोग पढ़ ही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है सुगंध है, ये इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये शब्द सुगंध है। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। और किस किस में प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण की सामग्री में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? कोलतार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और इसके अलावा जो इसका मेन उपयोग आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में नैप्थलीन की गोलियां होती हैं। आप लोग नैप्थलीन की गोलियां समझते हैं बच्चों, जो वाइट कलर की बिल्कुल सफ़ेद रंग की गोलियां होती हैं, जो आपकी मम्मी कपड़ों के बीच में रखती होंगी, कोई छोटा मोटा कीड़ा वगैरह जो है वो कपड़ों में ना आए, इसके लिए कई बार हम लोग सिंक में भी रखते हैं इनको, नैप्थलीन की गोलियों को। तो मेन बात यहाँ पर क्या है कि नैप्थलीन की गोलियाँ बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती हैं। आपने देखे हैं ना कैसे कलर की होती हैं बच्चों, सफ़ेद कलर की होती हैं। तो वह सफ़ेद रंग की गोलियां बनाने में भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, देखो कोलतार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना, देखो कोलतार कितनी सारी चीज़ों में हमें प्रयोग में आता है। तो इसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक और पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले कोलतार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था सड़क निर्माण के लिए, पर आजकल एक और पदार्थ है जिसका नाम है बिटुमेन। ये बिटुमेन नाम का जो पदार्थ है ये आजकल इसकी जगह पे मतलब कोलतार की जगह वो पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी गाढ़ा द्रव्य ही होता है, काले रंग का, बिल्कुल कोलतार के जैसा दिखता है, परंतु इसमें अंतर क्या होता है कि ये गाढ़ा ज़्यादा होता है थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कोयला गैस के बारे में लिखा हुआ है। तो कोयला गैस, देखो कोयला गैस जो है वो हमें कैसे मिली थी, कोयले के प्रक्रमण से ना, कोयला जो था उसके प्रक्रमण से हमें 3 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 3 चीज़ों में कोक हो गया, कोक, और हमारे पास कोलतार, और जो अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, वह तीसरी चीज़ है कोयला गैस। ठीक है, तो कोयला गैस जो है वो हमें कोयले के प्रक्रमण से ही प्राप्त हुई थी। तो इसके बारे में अब हमने क्वेश्चन जो है उसमें यही लिखा हुआ था कि कोयला गैस कैसे प्राप्त की जाती है। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा, कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है तो उस वक्त कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें आपको समझ आ रहा होगा, ये कोयला है, इससे कोक बनाया जा रहा है, कोयले को जलाया जाता है ना जब, तो उससे कोक भी बनता है और साथ में जो गैस उत्पन्न होती है, यहाँ ऊपर देखो जो गैस कलेक्ट होएगी वह गैस कहलाती है कोयला गैस। ठीक, तो कोयला गैस हमें कैसे मिली, कोयले के प्रक्रमण द्वारा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब जो कोयला गैस हमें प्राप्त हुई है उसका उपयोग हम लोग मेनली कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में, है ना। किसके रूप में करते हैं बच्चों, ईंधन के रूप में इसको, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। अब कोयला गैस का जो उपयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, कौन सी कंट्री में किया गया था, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इसी के बारे में लिखा हुआ है कि कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार कहाँ और कैसे किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, कोयला गैस जो है वह सबसे पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए लंदन में, कहाँ प्रयोग किया गया था बच्चों, सड़कों पर किया गया था रोशनी करने के लिए, लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में सबसे पहली बार किया गया था 1820 में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखो सबसे पहले कोयला गैस का उपयोग किस लिए किया गया था, रोशनी के लिए, मतलब रोशनी प्राप्त करने के लिए किया गया था, और सबसे पहले 1810 में तो लंदन में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो 1820 में इसी का उपयोग कहाँ किया गया था, 1820 में किया गया था न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था बच्चों, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से दोनों नाम याद कर लेने हैं। तो और आजकल जो हम कोयला गैस का उपयोग करते हैं वो देखो, क्योंकि इससे हमें रोशनी मिल रही है ना, और ईंधन के रूप में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इससे हमें ऊष्मा भी मिलती है, तो इसलिए इसका प्रयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में आजकल ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बच्चों, कोयला गैस का। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पेट्रोल के बारे में है, क्योंकि अपना चैप्टर जो था उस चैप्टर में आपने देखा था कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर का नाम ही है ना। तो अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम शब्द जो है, देखो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, ये चित्र जो है ये किसका है, पेट्रोल का दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा, पेट्रोल जो होता है बहुत आम चीज़ है आजकल बच्चों के लिए देखना, ठीक है, पेट्रोल। तो पेट्रोलियम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कुछ शब्दों से हुई है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि उसकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो देखो पेट्रोलियम शब्द जो है उसमें दो शब्द हैं, एक तो है पेट्रा, ठीक है, और दूसरा शब्द है ओलियम। दूसरा शब्द क्या है बच्चों, ओलियम, ठीक है। तो अब ये जो पेट्रा शब्द है इसका मीनिंग होता है चट्टान। क्या होता है, चट्टान। और जो ओलियम शब्द होता है ये ऑयल से बना है, जिसको हिंदी में कहते हैं तेल, ठीक है। तो पेट्रोलियम शब्द का मीनिंग क्या हो गया, चट्टान वाला तेल, है ना, क्योंकि चट्टान और तेल इन दोनों का हिंदी में मीनिंग निकलता है। तो ऐसा तेल जो चट्टानों से निकाला जाता है या फिर चट्टानों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है, उसे पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर एक बार पहले हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम शब्द ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों से निकाला जाता है। आपने ये नहीं समझना इसे कि जो हम लोग देखते हैं अपने पहाड़ आसपास में, ज़मीन के ऊपर जो देखते हैं पहाड़ या चट्टान, वहाँ से इसे नहीं निकाला जाता है। ये ज़मीन के नीचे से जो हमें चट्टानें मिलती हैं, नीचे भी चट्टानें हैं, वहाँ से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि विश्व का पहला तेल का कुआं किस जगह ड्रिल किया गया था, ठीक है। तो जो सबसे पहले विश्व में तेल का कुआं जो था वो अमेरिका में ड्रिल किया गया था, खोदा गया था, और उस जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। क्या नाम था बच्चों, पेंसिल्वेनिया। और इसे 1859 में ड्रिल किया गया था या खोदा गया था उस कुएं को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भारत के बारे में है कि भारत में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में तेल जो है वो मेनली आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे भारत में जो तेल पाया जाता है उन जगहों के नाम क्या हो गए, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसे बहुत सुना होगा कि बॉम्बे हाई जो है समुद्र के बीच में तेल का कुआं बनाया हुआ है, और वहाँ से ये तेल हमारे इंडिया में मैक्सिमम तेल जो है वो बॉम्बे हाई से ही निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कार्बनीकरण जो था उसमें हमने किसकी प्रक्रिया पढ़ी थी, कोयले के बनने की। कार्बनीकरण जो विधि होती है उसके द्वारा कोयला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि देखो कोयला जो होता है वो हमें जो मिलता है वो कोयले की खान से मिलता है ना, और वो कोयले की खान जो होती हैं वो मृत वनस्पति जो होती है उनके दबने से बनती हैं, ठीक है, मृत वनस्पति के। अब पेट्रोल जो होता है या पेट्रोलियम जो बात हो रही है, ये कच्चा तेल से बात हो रही है। कच्चा तेल जो होता है वो हमें समुद्र में जो मृत जीव जंतु हैं, मतलब वहाँ पर जो जीव जंतु समुद्र में रहते हैं उनके मरने के बाद पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को आंसर देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कैसे निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवों के मृत्यु के बाद होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले
जीवों से हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब जीव मर जाते हैं तब समुद्र के पेंदे में ही, पेंदे मतलब उसकी तली में, ठीक है, समुद्र के पेंदे में ही इनके शरीर जाकर जम जाते हैं। अब देखो, उन्हें कोई बाहर तो निकालने वाला नहीं होता है ना, तो वो समुद्र में ही मरते रहते हैं, समुद्र में ही, मतलब जैसे मृत्यु हो गई तो वहीं जाके नीचे तली में जाके जम जाते हैं। और फिर क्या होगा? जो रेत है, मिट्टी है, उसकी तहों में वो ढकते जाएंगे, है ना, क्योंकि रेत और मिट्टी समुद्र में भी है ना, तो रेत और मिट्टी की तहों में ढक जाते हैं। और फिर उसके बाद लाखों वर्षों तक ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर वहाँ क्या है? समुद्र में जो है वायु की अनुपस्थिति होती है। वहाँ वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु वहाँ पे मौजूद नहीं है इतना गहराई में। ठीक है, तो वायु की अनुपस्थिति में वहाँ पर क्या हो जाता है? क्योंकि लाखों वर्षों से वो दबते जा रहे होते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर दाब जो है वो अभी बढ़ता जाता है ऊपर से रेत और मिट्टी का। तो उच्च दाब और वहाँ पर ताप भी बढ़ता जाता है। जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही ताप बढ़ता जाता है ना। तो वहाँ पर उन जीवों पर, जो मृत जीव थे, उन पर उच्च दाब और ताप के कारण वे सारे के सारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पेट्रोलियम उत्पादों में या पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो पेट्रोलियम है उसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब जीव मर जाते हैं तब समुद्र के पेंदे में ही इनके शरीर जाकर जम जाते हैं। ठीक है, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक जाते हैं। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब, ये शब्द बच्चों आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं कि वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पेट्रोलियम है वह कहाँ बन रहा है? समुद्र में बन रहा है। ठीक है, समुद्र के जीवों से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम क्या है। अभी तक तो हमने देखा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हो रहा था। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये पेट्रोलियम होता क्या है। तो पेट्रोलियम जो है वह एक गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है। आपने देखा होगा ना, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल जो होता है उसकी गंध बड़ी ही पंजेंट सी, एकदम से अलग सी होती है। आपने पेट्रोल भी देखा होगा, पेट्रोल की जो स्मेल होती है वो बहुत अलग होती है। ये विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों पेट्रोलियम की, और पेट्रोल शब्द जो आप लोग पढ़ते हो उन दोनों में डिफरेंस है ना। तो पेट्रोलियम जो होता है वो कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं, क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल कहा जाता है। ठीक है, कच्चा तेल ये पेट्रोलियम होता है। जब इस कच्चे तेल का हम परिष्करण करते हैं, परिष्करण मतलब इसको हम जो रिफाइनरीज होती हैं, मतलब पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं, जैसे आपने अपने हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी के बारे में बहुत सुना होगा, है ना, वो पेट्रोलियम की रिफाइनरी है ना। तो वहाँ पर देखो, यह चित्र की मदद से भी आपको समझ आ रहा होगा, साथ में जो चित्र दिया हुआ है ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का चित्र है। देखो यहाँ पर ये एक पूरी बहुत बड़ी सारी एक इस तरह की जो मशीनरी है वो बनाई जाती हैं, और इनमें क्या किया जाता है कि जो कच्चा तेल है उसको डाला जाता है। कच्चा तेल जो है वो अलग अलग उसमें यहाँ पर टेम्परेचर होता है, जो इसके अलग अलग खाने बनाए गए होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। इनमें कच्चा तेल जब गुजरता है तो वो अपने अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पदार्थों को बनाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं, यानी कि और रिफाइनिंग कहा जाता है। किसकी रिफाइनिंग हो रही है? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो विभिन्न पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों में हमारे पास क्या होता है? पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम से जो पदार्थ बना है वो पेट्रोल है, डीजल है,
या स्नेहक तेल है, स्नेहक तेल जिसे आप लोग ग्रीस भी कहते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा पैराफिन मोम होता है। ये सब पदार्थ हमें कैसे मिलते हैं? पेट्रोलियम के परिष्करण से, जो देखो इस तरह के मशीनरी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है वह पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो परिष्करण या पेट्रोलियम परिष्करण क्या है, ठीक है। तो पेट्रोलियम परिष्करण जो होता है वो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रभाजों या उनको मतलब कि जो उसके विभिन्न संघटक उसमें मिलते हैं या प्रभाज जो उसमें मिलते हैं उनको पृथक करने का प्रक्रम। मतलब जो पेट्रोल में ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम है उसमें जो विभिन्न संघटक मिलते हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इन सब को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही परिष्करण कहलाती है, ठीक है। परिष्करण मतलब रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो की जाती है उसी को हम परिष्करण कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगले चित्र की मदद से ये बहुत अच्छी तरह से आपको बताया समझाया गया है कि किस तरह से पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ इस चित्र को एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है ये कच्चा तेल है, ठीक है। और ये इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक स्पेशल जो यूटेंसिल का या बहुत बड़े स्तर पर एक जो मतलब यूटेंसिल है उसको बनाया जाता है, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले चित्र में देखा। ये वाला जो था, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, इसमें ये जो दिखाया गया है इस तरह का ये बना लिया जाता है। अब यहाँ से इस तरह का इसको बनाने से उसके अंदर अलग अलग पार्टीशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ आपको ये दिख रहे होंगे, ये अलग अलग इस तरह से ये पार्टीशन किए गए हैं। अब इन पार्टीशंस में टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, तो उस टेम्परेचर के अनुसार कच्चा तेल जब वहाँ पर जाता है तो वो टेम्परेचर के अनुसार उसके विभिन्न जो संघटक हैं वे अलग होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो हम लोग नीचे से ही शुरू करते हैं। मान लो सबसे नीचे वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो देखो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है। और इस टेम्परेचर पर या जो हमारे पास यहाँ पर जो पेट्रोलियम में से जो उत्पाद निकलेगा उसमें जो कार्बन होंगे वो 20 से लेकर 70 तक होंगे, ठीक है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि 70 से ऊपर वाले जो कार्बन वाले जो पदार्थ हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चित्र की मदद से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये भी समझाया गया कि इन जो प्रोडक्ट्स का यानी इन उत्पादों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो 70 से ज़्यादा वाले कार्बन जो होते हैं उनमें सबसे मेन जो है बिटुमेन होता है, जो अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में करा था कि आजकल सड़क निर्माण में कोल तार की जगह कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो था बिटुमेन, है ना। तो बिटुमेन जो पदार्थ है उसमें कार्बन की मात्रा, जो कार्बन कंपाउंड है उसकी मात्रा 70 से ज़्यादा वाले होते हैं, ठीक। तो अब इसका यहाँ पर प्रयोग के लिए भी देखो चित्र की मदद से आपको बहुत अच्छी तरह बताया गया है। ये सड़क निर्माण में और घरों की छत के ऊपर इस बिटुमेन वाले पदार्थ को लगाया जाता है ताकि जो बारिश है उससे बचा जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो यूज़ है इसका, मतलब इससे जो पदार्थ निकला है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम का किया जाता है तो उससे जो आगे पदार्थ मिले हैं जैसे फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल ईंधन तेल जो होता है, ईंधन तेल जैसे जहाज़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग जो होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे स्नेहक तेल कहा जाता है। यहाँ पर स्नेहक तेल का तो आपको खुद ही पता होगा कि किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जो गाड़ियों में भी यूज़ किया जाता है स्नेहक तेल, या वैक्स और पॉलिशेस के लिए यूज, वैक्स मतलब मोम या पॉलिश वगैरह में डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद
जो है वो प्राप्त होते हैं डीजल ऑयल, यानी डीजल जिसे हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, है ना, गाड़ियाँ डीजल से भी चलती हैं ना, पेट्रोल के अलावा। ठीक, इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला है वहाँ टेम्परेचर आ गया 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस पे जो कंपाउंड बन रहे हैं, जो उत्पाद हमारे पास बन रहे हैं, वह है कार्बन, जिनमें 10 से 16 तक क्या होते हैं। और ये कार्बन वाले जो उत्पाद होते हैं वो केरोसिन ऑयल हो गया या पैराफिन ऑयल हो गया। ठीक है, तो इनका भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में जैसे जो एरोप्लेन है उनमें यूज़ किया जाता है इनको, मतलब एज ए जेट फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, और या फिर हम इसको पैराफिन मोम को हीटिंग के पर्पज़ से भी यूज करते हैं। इसके बाद आगे जो दिया हुआ है वो है 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो हमें मिल रहा है वो है पेट्रोल, जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो पेट्रोल को हम किस में यूज़ करते हैं? गाड़ियों में यूज़ करते हैं, है ना। इसके बाद है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पर जो हमें मिल रहा है वो है नेफ्टा, और ये एक केमिकल होता है, मतलब मेनली इसको केमिकल्स में ही यूज किया जाता है। इसके बाद जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमें कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं वो हैं कार्बन, 1 से लेकर 4 कार्बन होते हैं उनमें, और इसमें जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है वो है एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में हम लोग गैस चूल्हे में जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उनमें प्रयोग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा बच्चों कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जा रहा है प्रभाजों को अलग अलग करने के लिए, पेट्रोलियम का यानी कच्चे तेल को अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें रिफाइनरी से वहाँ पर बहुत सारे, देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूजेस भी हो रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से जाना कि जो पेट्रोलियम परिष्करण है उसमें क्या क्या उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम से हमने विभिन्न सारे बहुत सारे उत्पादों को बनाया, है ना। तो उसी में जो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, और जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को पेट्रो रसायन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पेट्रो रसायन जो हैं वो हमने देखे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिले थे पीछे, है ना। तो अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम इसके उपयोग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं। ये पेट्रो रसायन का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे अपमार्जक, रेशे, जिन्हें पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि इनको बनाने में किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में करते हैं, और मानव निर्मित प्लास्टिक जो है इन सब के औद्योगिक निर्माण, मतलब जब इनका उद्योगों में निर्माण किया जाता है तो पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो पेट्रोलियम जो था, मतलब जो कच्चा तेल जिसे हम कह रहे थे, उससे हमने कितने सारे उत्पाद बनाए। अब ये देखो, इसको में हमने चित्र की मदद से देखा था ना कि हमने विभिन्न जो उत्पाद बने थे उनके कितने सारे यूज़ भी थे। ठीक है, तो ये जो उत्पाद हमारे बने थे इनके इतने सारे यूजेस के कारण ही पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पेट्रोलियम। ठीक, तो काला सोना किसे कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि काला सोना जो है वो किसे कहते हैं। आप यहाँ सोना नहीं समझना इसे, ये है काला सोना, और वो कौन सा है? वह नाम है पेट्रोलियम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की वजह देखो, यहाँ ये चित्र दिया हुआ है जो कि आपकी बुक का चित्र है। आपकी बुक में पेट्रोलियम परिष्करणी यानी कि पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है उसका ये चित्र दिया हुआ है, वही चित्र यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है सीएनजी या फिर जिसको
फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो C से होता है कंप्रेस्ड, N से होता है नेचुरल और G से होता है गैस। ठीक है, तो CNG की फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों? पूरा नाम इसका हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये C हो गया, ये N और ये G, CNG। ठीक है, तो CNG जो है जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर हिंदी में इसका नाम होता है कंप्रेस्ड को कहा जाता है संपीड़ित। क्या कहेंगे बच्चों? संपीड़ित। ठीक है, ऊपर बिंदी जरूर लगाइएगा स और प के बीच में। संपीड़ित प्राकृतिक, नेचुरल जो शब्द है उसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक, और गैस को तो गैस ही। ठीक है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है उसके बारे में क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस आपने देखा था पेट्रोलियम जो होता है, वो जब जहाँ चट्टानों के मध्य में पेट्रोलियम पाया जाता है तो उसके ऊपर वाले लेयर पे हमें प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है, उसी को हम CNG कह रहे हैं। अब इसे CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे बहुत अधिक मात्रा में दाब में, मतलब बहुत अधिक दाब से इसे सिलेंडर्स में फिल कर लिया जाता है, तो इसीलिए फिर इसका नाम पड़ गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आंसर में भी यही लिखा है कि यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित करके सिलेंडर्स में भंडारित किया जाता है। तो उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसे भंडारित किया जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर CNG। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CNG को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। अब CNG आपने नाम सुना होगा बहुत सारा, और आपने देखा भी होगा कि इसे गाड़ियों में, कार्स जो होती हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, उनमें सिलेंडर डाल रखा जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए, है ना। तो अब इसका ईंधन के रूप में हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं उसके मतलब फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम लोग इसको ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो देखो, एक तो आपने सबसे मेन देखा होगा इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में इससे प्रदूषण होता है, तो इसलिए ये कम प्रदूषणकारी है। इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से आसानी से की जा सकती है, और इसको परिवहन के उपयोग के लिए वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये एक स्वच्छ ईंधन है, साफ़ सुथरा ईंधन है, जो ना ही तो प्रदूषण करता है, बहुत ही कम मात्रा में इससे प्रदूषण होता है। इसे आसानी से जलाया जा सकता है, और पाइपों के माध्यम से अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह, मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो पाइप के माध्यम से हम इसे आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके लाभ हैं किसके बच्चों? CNG के। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, ये वही चित्र दिया हुआ है जो आपकी बुक में है। इसमें ये बताया हुआ है कि ये जैसे ये तैलाश्य चट्टान है, ये चट्टान जो कि समुद्र में है। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो यहाँ ये सारा जल जल दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये तैलाश्य चट्टान, यानी कि यहाँ पर ये जो चट्टानें हैं इनके बीच में तेल है। ठीक, तो ये तेल का लेयर हो गया, और इस तेल के लेयर के ऊपर ये गैस है। ठीक, तो जहाँ पेट्रोलियम मिलता है उसके ऊपर जो गैस होती है उसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है। कौन सी गैस बच्चों? प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस जो है ये हमें पेट्रोलियम जो है उसके तेल के कुओं के ऊपर मिलती है। तो देखो, इसमें यहाँ पर चित्र की मदद से दिखाया हुआ है कि ये यहाँ तक ड्रिल किया जाएगा ज़मीन को, और ये तेल मिल जाता है, तो ये पाइपों के माध्यम से ऊपर इसे ले लेंगे। ऐसे ही इसके ऊपर वाले लेयर में ये गैस जो है वहाँ तक भी पाइप्स पहुँचाई जाती हैं, जिससे कि गैस को भी कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है एक कुएँ जो बनाए जाते हैं, कहा जाता है ना तेल का कुआँ, तो वहाँ पर इस तरह से पाइप्स को वहाँ नीचे तक ड्रिल करके पहुँचाया जाता है, और तेल और गैस को निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैराफिन मोम
जो कि पेट्रोलियम का एक संघटक है। पीछे हम लोगों ने देखा था पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है तो निकलता है ना। तो उसके उपयोग क्या है, अब देखो पैराफिन मोम तो आपको पता ही होगा, सबसे मेन तो उसका मोमबत्ती जो आप लोग दिवाली पर तो स्पेशली जलाई जाती हैं, है ना। तो पैराफिन मोम का उपयोग मरहम या मोमबत्ती या वैसलीन जेली जो होती है जो आप लोग यूज़ करते होंगे उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसका पैराफिन मोम को वैसलीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं PCRA। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। PCRA इसकी फुल फॉर्म यानी कि इसका पूरा नाम या पूरा रूप जो है वो पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर P जो है इससे आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम यहाँ पर पेट्रोलियम, और C से कंजर्वेशन, R से है रिसर्च, और A से है एसोसिएशन। ठीक है, तो PCRA की फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम जो हुआ वो क्या हुआ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक, अब अगर हम इसे हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसका जो मीनिंग निकला वो हुआ, पेट्रोलियम का तो मीनिंग पेट्रोलियम ही रहेगा, है ना, पेट्रोलियम। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, क्या है बच्चों, संरक्षण। ठीक है, तो संरक्षण, और रिसर्च अनुसंधान, एसोसिएशन संघ। ठीक, तो इस तरह से PCRA का फुल फॉर्म क्या हो गया, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्या नाम याद करेंगे, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA का पूर्ण रूप है। PCRA जो है ये भारत सरकार ने 1978 में देश में ईंधन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस एसोसिएशन का यानी इस संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो PCRA जो है वो किसने उसकी स्थापना की थी, भारत सरकार ने। किसने की थी बच्चों, भारत सरकार ने। कब की थी, 1978 में। और किस लिए की थी, कि देश में ईंधन संरक्षण, किसके लिए बच्चों, ईंधन का संरक्षण अधिक से अधिक किया जा सके। तो ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए PCRA जो है संघ जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है PCRA द्वारा ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से गुर या सलाह दी जाती हैं। तो देखो PCRA जो है वो वही सलाहें देंगी ना जिससे कि हम लोग पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, है ना। तो इसके लिए जो दी गई हैं, पहला है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। मतलब जब हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चलाया जा रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, या फिर आपकी कार है, या कोई भी व्हीकल चाहे ट्रक है, तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए एक तो वो समान गति में हो, मतलब बार बार हम उसे कम ज़्यादा ना करें। कोशिश हो, ये नहीं है कि भाई रोड पे ट्रैफिक होता है तो हमें करना ही पड़ता है ना, पर समान और मध्यम गति में हमें उसे चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़े वहां गाड़ी का इंजन जो है वह बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बच्चों, इंजन जो है उसको बंद कर देना चाहिए। गाड़ी का जो इंजन है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट जो होती है वहाँ पर हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है ना, तो उस वक्त हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों में जो हमने हवा भरवा रखी है, मतलब टायरों में जो हवा का दाब है वह भी सही होना चाहिए। टायरों में वायु का जो दाब है वह ठीक होना चाहिए। अगर आप उसको कम करके रखते हैं तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब आपकी जो गाड़ी है वह ज़्यादा जोर लगाएगी और उससे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होएगा, है ना।
तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। मतलब हमें अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखना चाहिए, गंदी है या उसकी सर्विस वगैरह करवानी है तो समय पे करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे PCRA जो संस्था है, PCRA जो संस्था है उसके द्वारा दिए गई सलाहें जिसके कारण हम अपने पेट्रोल को बचा सकते हैं, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिटुमेन के उपयोग लिखें। तो बिटुमेन जो है अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा था, बिटुमेन जो है उसको हम पेंट में या सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमने एक पीछे और भी देखा था इसका उपयोग कि घर में जो छत निर्माण है, छत निर्माण सामग्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, छत निर्माण सामग्री के तौर पर भी, ताकि पानी जो है वह छत से अंदर ना जाए, तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। हम आगे देखो, ये बिल्कुल इस बिटुमेन का चित्र दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ये है कोलतार। कोलतार जो होता है वो द्रव है, बिटुमेन भी द्रव है, परंतु कोलतार जो है वह ज़्यादा तरल है, ठीक है, वह ज़्यादा तरल है। और ये जो बिटुमेन है देखो ये थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, ये इतना तरल नहीं होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। और इसको यहाँ ये देखो, ये सड़क निर्माण के लिए सड़क बनाई जा रही है, इसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो बिटुमेन का प्रयोग सड़क निर्माण या पेंट में भी किया जाता है और छत बनाने की सामग्री में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखो बच्चों, ये एक सारणी आपकी बुक में दी हुई है। इसमें पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक जो हैं, जो विभिन्न संगठक हैं और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक कौन से थे? जो हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राप्त होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी परभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हमें जो है, जिसमें हमने देखा था कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ पर कार्बन 1 से लेकर 4 तक होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें LPG मिलती है। तो LPG का उपयोग तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई किसे कहते हैं बच्चों? ड्राई क्लीन को। ड्राई क्लीन आप लोग करवाते होंगे ना कपड़े, तो उसमें ध्यान भी दिया होगा कि उसमें जो उन कपड़ों में थोड़ी पेट्रोल की स्मेल आ रही होती है, तो वो पेट्रोल का यूज़ करके ड्राई क्लीन करते हैं, ठीक है। तो शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? पेट्रोल का, ठीक। इसके बाद अगला है मिट्टी के तेल। मिट्टी का तेल का कहाँ प्रयोग किया जाता है? स्टोव जलाने में, लैंप या जेट वायुयान के ईंधन के तौर पर। डीजल का प्रयोग हम भारी मोटर वाहनों या विद्युत जनित्र क्या है? जनरेटर, जो जनरेटर होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं, उनके ईंधन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? डीजल को। स्नेहक तेल जो है वह स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में यूज़ किया जाता है। बिटुमेन जिसके बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, पेंट और सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने ये सारे के सारी जो सारणी है, ये इसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं इनके यूज़ जो हैं वो आपने याद भी करने हैं, ठीक है। तो ये सारणी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे भी और इसको भी अच्छी तरह से याद करेंगे। तो अब आपका पूरा हो गया है कंप्लीट चैप्टर, और आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि ये जो बेल आइकन है इसे दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।